हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और इसी प्रकार से क्लास 10th का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो आज जो मैं पहला चैप्टर बताने वाला हूं वो यूरोप में राष्ट्रवाद है, और इससे मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैं एनसीईआरटी बुक से लिया हूं। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच पूछा जाएगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यूरोप। तो आप लोग याद रखें, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, बी ऑर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी बुर्बो वंश की। तो आप क्वेश्चन देखें कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी, तो बुर्बो वंश द्वारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिप हेटरिया, डी डायट। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी कार्बोनरी। याद रखें, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी प्रूसिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग याद रखें कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैलियस ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैलियस ने ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट काबूर्स को विक्टर इमैलियस ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका जो सही आंसर होगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइन के बदले लाइन लिखा गया है, तो आप राइन लिखिएगा इस प्रकार से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3 और डी बिस्मार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट।
तो नेपोलियन बोनापार्ट आप याद रखें। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, जाल बेरिन एक संस्था थी। 8वां क्वेश्चन, जाल बेरिन एक संस्था थी। तो ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। तो आप लोग याद रखें कि जाल बेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम वन। तो इसका सही आंसर होगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1871। तो आप लोग याद रखें फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यूनान। तो आप लोग याद रखें कि यूरोप वासियों के लिए जो देश है यूनान, उसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो ऑप्शन ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए तुर्की। तो आप लोग याद रखें एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई, जो कि तुर्की के साथ हुई। उसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1815। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी 1815। तो आप लोग याद रखें वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख युग का पतन कब हुआ। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1815। तो देखिए दोस्तों, मेटरनिख युग किसे कहा जाता है। तो 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। तो मेटरनिख युग का जो स्टार्ट मतलब प्रारंभ हुआ था वो 1815 में हुआ था और कब तक चला तो 1848 तक चला। तो मेटरनिख युग का जो पतन हुआ वो 1848 में हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1848। उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब किया गया था। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1815। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए 1871। तो आप लोग याद रखें कि इटली का एकीकरण 1871 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848,
ऑप्शन डी 1815। तो आप लोग याद रखें कि सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछेगा सेडोवा का युद्ध, तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। तो अभी सेडोन का युद्ध याद रखें 1870। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए हंगरी, बी वियना, सी रोम, डी कंबोडिया। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी वियना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लुई फिलिप ने गिज्जो को किस पद पर नियुक्त किया? तो लुई फिलिप ने गिज्जो को ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लुई फिलिप ने गिज्जो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 ईस्वी में ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम वॉन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए मेजनी। मेजनी ने ही यंग इटली की स्थापना 1831 में की थी। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना भी किया जो कि 1834 में किया। ठीक है, मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक थे। उसमें आपको ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कहेगा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में देगा 1831, तो आप इसे टिक करिएगा। और कौन किया था? तो मेजनी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अभी ही बताया हूँ। तो आप लोगों को पूरे डिटेल में ये चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। तो आप लोग 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद जो है, काउंट काबोर्ड की मृत्यु कब हुई? 21 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबोर्ड की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1871। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1862। तो 1862 में काउंट काबोर्ड की मृत्यु हो गई। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर्सा की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1860, बी 1829, सी 1830, डी 1971। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1830। तो याद रखें, ऑस्ट्रेलिया पर्सा की संधि जो हुई थी वो 1830 में हुई थी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की संधि कब हुआ? ऑप्शन ए 1819, बी 1820, सी 1821 और डी 1940। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 1821। तो आप लोग याद रखें, नेपल्स की संधि 1821 में हुई थी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन कब हुई? तो देखिए दोस्तों, स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन का ऑप्शन में दिया गया है 1819, बी में है 1820, सी में है 1822 और डी में है 1823। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप 1823, वो सही आंसर है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी जर्मनी। तो वियना सम्मेलन में जर्मनी राष्ट्र शामिल नहीं था। उसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन,
मेटरनिख कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी पर्सा का चांसलर, सी फ्रांस के सम्राट, डी रूस का जार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए मेटरनिख, बी मेजनी, सी बिस्मार्क और डी गैरीवाल्डी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए मेटरनिख। तो आप लोग याद रखें, मेटरनिख ने कहा था कि जब हम फ्रांस छींकते हैं तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिख इसका सही आंसर होगा 27 का ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी यूनान, डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 28 का आंसर ऑप्शन सी यूनान को, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, बी मिस्र, सी यूनान, डी पोलैंड। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए तुर्की को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया पर्सा, बी पर्सा डेनमार्क, सी इटली रोम और डी फ्रांस पर्सा। देखिए दोस्तों, सीडान का युद्ध जो हुआ था वो 1870 में हुआ था, जो कि फ्रांस पर्सा के बीच हुआ था। तो डी इसका सही आंसर होगा। याद रखें, सीडान का युद्ध जो है फ्रांस पर्सा के बीच हुआ था, जो कि 1870 में हुआ था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1862, बी 1864, सी 1866, डी 1870। तो इसका जो सही आंसर होगा, सेडोवा का युद्ध जो है 1866 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो प्यारे दोस्त, इस प्रकार से हमने जाना पहले चैप्टर का 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एक मैं बढ़ा दिया हूं और एक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताना है कि उसका कौन होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि किसका आंसर बताना है। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब अगला किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।